बचपन में मुझे लगता था कि अंधे को अंधा इसलिए नहीं बोलना चाहिए क्योंकि उसे बुरा लग सकता है। बात जाके बाद समझ आई कि बुरा लगना ना लगना ये तो उसके मेंटेलिटी को दर्शाता है। हमें इसलिए नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ऐसे लोग नॉर्मल लोगों के मुकाबले चीजें ज्यादा जल्दी सीखते हैं और ये सही में रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। ये कहानी भी एक ऐसे ही आंख से अंधे लड़के की है। वैसे होते तो लोग आंख से ही अंधे हैं, पर मेरे जैसे कुछ प्यार में भी अंधे होते हैं। तो वो अपनी कमजोरी को ताकत बनाता है और बन जाता है सॉर्सरर सुप्रीम। कहानी की शुरुआत कुनन से होती है, जो अपने डैड से पूछता है, देखना इसका मतलब क्या होता है। उसका बाप बताता है कि देखने का मतलब रंग और शेप्स को पहचानना, और तुम्हारी आंखों पर जो सेक्रेड नाइट हीरो का निशान है उस पर तुम्हें गर्व होना चाहिए। लेकिन कुनन सुन लेता है कि सर्वेंट्स पीछे से बोल रही हैं, बेचारे इन्हें देखने का मतलब बताना पड़ रहा है। थोड़ी देर बाद एक मेड कुनन को मैजिक क्लास ले जाती है। कुनन कहता है, जब बिना हेल्प के चल भी नहीं सकता तो मैजिक सीखने का क्या ही फायदा। वो मेड बोलती है, आपको वाटर एम्बलम मिला है इसलिए आपको प्राउड फील करना चाहिए। वहाँ उसकी ट्यूटर मिलती है जेनी, जो आज से उसकी टीचर बन जाती है। प्रैक्टिस स्टार्ट होती है और ओरी मैजिक यूज करके कुनन एक छोटी सी पानी की बुलबुला बनाता है। कुनन पूछता है, ये कौन सी मैजिक है? तो जेनी बताती है कि ओरी एक वाटर स्पेल है जो हमारे आंखों के साइज जितनी होती है। कुनन थोड़ा हैरान होता है, माफ कीजिएगा मुझे कोई और रेफरेंस देना चाहिए था। पर कुनन खुश हो जाता है, अगर मैं देख नहीं सकता तो मैजिक को अपनी विजन बनाऊंगा। जो सुन जेनी का दिमाग हैंग हो जाता है, क्या ऐसा भी होता है? बाद में जब कुनन खाना खा रहा होता है वो बोलता है, मुझे क्यूरियोसिटी अब होने लगी है, जैसे अब मैं क्या खा रहा हूँ ये भी जानना है। वो मेड से हर चीज पूछता है और मेड एक एक करके एक्सप्लेन करती जाती है। कुनन बोलता है, अब तो मुझे खाने में और भी मजा आ रहा है, बस स्मेल्स थोड़े ज्यादा हैं। मेड खुश हो जाती है और बोलती है, चलिए इतनी मेहनत का आपको फायदा तो मिला। फिर वो उसके गालों पर अंगूर रगड़ते हुए पूछती है, गेस करो ये क्या है? कुनन बोलता है कि अगर ऐसे ही करती रही तो सैलरी कट हो जाएगी। बाद में वो उसे प्रोफेसर फ्लोरा के पास ले जाती है जो बुक्स पढ़ के सुनाती है। कुनन रिक्वेस्ट करता है कि सेक्रेड नाइट एस्टर की स्टोरी सुनाए। फ्लोरा सरप्राइज हो जाती है पर मेड सिग्नल देती है तो वो मान जाती है। बस बोलती है कि अगर चीजें सुन के हर्ट हो तो बता देना। कुनन बोलता है कि अब वो पहले से ज्यादा सीखने के लिए उत्सुक है। ट्रेनिंग के बीच वो कहानी सुनाती है कि बहुत सालों पहले हीरोज और डीमन किंग के बीच वॉर हुई थी। इस देश के हीरो एस्टर ने डीमन किंग को हरा दिया, लेकिन एक हाथ और एक पैर खो दिया। वार के बाद उसके डिसेंडेंट्स या तो हाथ या पैर या आंखों की रोशनी के बिना पैदा होने लगे। ये भी कहा जाता है कि ये बच्चे हीरो के रीइंकार्नेशन होते हैं जिनके पास हीरो का निशान भी होता है। पर कुनन ये सब नहीं मानता। वो बोलता है, मैं सिर्फ कुनन हूँ और जो ताकत क्षमता मेरे अंदर है वो सिर्फ मेरी है, किसी की सौगात नहीं। वो डिसाइड करता है कि वो अपनी आंखें खुद बनाएगा। वो खूब ट्रेनिंग करता है, मैजिकल बॉल्स को डबल करता है, पर इतना ट्रेनिंग उसे थका देती है। रेस्ट करते हुए वो बोलता है कि अभी काफी नहीं है। मेड पूछती है, क्या वो उसे इनफ प्यार नहीं दे रही? कुनन बोलता है, प्यार फुल है, उसका टेंशन नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मुझे नॉलेज और स्टेमिना चाहिए स्ट्रॉन्ग मैजिक के लिए। मेड याद दिलाती है कि अरे आप अभी सिर्फ 7 साल के हो और खाना भी कम खाओ वरना पचेगा नहीं, टाइम के साथ बढ़ोगे। पर कुनन को लगता है कि तब तक तो बहुत लेट हो जाएगी और अगर बेसिक स्पेल में ही बेहोश हो जाता हूँ तो फिर तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा लाइफ में। मेड सजेस्ट करती है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। स्लो ही रखिए पर हर एक फील्ड में अपने आप को ट्रेन करते रहिए, जैसे तलवार चलाना भी थोड़ा सीखिए। कुनन को ये आइडिया मस्त लगता है। इको खुशी से स्वॉर्ड मास्टर ढूंढने जाती है पर कुनन उसे रोक करके थैंक्स बोलता है। इको मौका देख करके कहती है, इतना ही खुश है तो सैलरी बढ़ाइए मालिक। कुनन बोलता है, ट्रेनिंग के टाइम तुम बहुत शोर मचा रहे थे। थोड़ी देर बाद जेनी आती है और देखती है कि कुनन तलवारबाजी सीख रहा है। इको बताती है कि जेनी आ गई है और वो नया इंस्ट्रक्टर ओरू कुनन से अब विदा लेता है। जेनी देखती है कि कुनन काफी चेंज हो गया है और कहती है, थोड़ा ब्रेक ले लो। कुनन मना कर देता है और सीधा ओरी स्पेल प्रैक्टिस करने लगता है बिना टाइम वेस्ट किए। कुनन इतना इम्प्रूव कर लेता है इस चीज में कि जेनी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। दूसरी तरफ एक मेड प्रिंसेस मिरिका को बताती है कि कैरेज तैयार है, पर प्रिंसेस को अपने फियोंसे से मिलने का मन नहीं करता क्योंकि कुनन उसे एक डिप्रेस्ड बंदा लगता है। पर उसे याद दिलाया जाता है कि ये रिश्ता किंग ने तय किया है। मजबूरी में मिरिका कैरेज में बैठ जाती है। रास्ते में वो सोचती है कि कुनन किंगडम के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके पास हीरो का निशान है। वो इस पॉलिटिकल मैरिज को रॉयल फैमिली का ड्यूटी मान लेती है, लेकिन जितनी भी बार उसकी कुनन से मुलाकात हुई है बंदा हमेशा फुल डिप्रेस्ड मोड में ही रहता है। इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा। हर टाइम अपने अंधा होने पे दूसरों से खुद को बेकार मानता है। वो कहती है, पूरी जिंदगी उसका उदास चेहरा कौन झेलेगा भाई। पर जब वो कुनन के घर पहुंचती है तो सीन ही उल्टा होता है। कुनन खुशी से उसका वेलकम करता है, ऐसा जैसे उसने कभी ये कुनन देखा ही ना हो। वो पूछती है, क्या हुआ, रेंट अ गर्लफ्रेंड देखना बंद कर दिए क्या? मुझे अब मैजिक बहुत पसंद आने लगी है।
वो उसे सॉरी भी बोलता है उसके साथ अपने पुराने बिहेव को लेकर के, और पूछता है कि क्या वो आज उसके साथ कहीं घूमने चलेगी, क्योंकि आज मेरे पास बहुत सारी फनी स्टोरीज हैं सुनाने को। मिरिका सोचती है कि क्या मैं सपना देख रही हूँ, पर अगर ये सपना भी है तो कोई बात नहीं। एक्साइटेड होकर के वो उसे खोपचे में खींच के ले जाती है। शाम को कैरेज से घर वापस जाते हुए वो काफी खुश होती है और कूनन को लगता है कि ये चीज मुझ में हिम्मत भर रही है, क्योंकि पहली बार उसने सामने से किसी के लिए हाथ बढ़ाया है। इको बोलती है क्योंकि आप में एक जेंटलमैन वाले गुण हैं। कुछ टाइम बाद कूनन फ्लोरा से बोलता है कि मुझे सिखाओ कि कैसे एक प्रॉपर जेंटलमैन बना जाता है, ताकि मैं प्रिंसेस मिरिका को अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकूं। इको तुरंत बीच में आकर के बोलती है, हाँ, सेंस ऑफ ह्यूमर वाले जेंटलमैन अच्छे लगते हैं। दूसरी तरफ जेनी सोच रही होती है, भाई मैं क्या सिखाऊं उसे, वो कूनन तो एक साथ 7 परफेक्ट वाटर स्फीयर बना रहा है, जो मेरे लिए भी इम्पॉसिबल है। उसे लगता है कि उसका स्टूडेंट बहुत ज्यादा फास्ट सीख रहा है और बेसिक मैजिक में तो अब कुछ सिखाने को बचा ही नहीं जब वो इतना कर ले रहा है, तो इसलिए वो डिसाइड करती है इंटरमीडिएट मैजिक पे शिफ्ट करने का। पर वो डाउट में है क्योंकि मैजिक पावरफुल होती है लेकिन सेफ बिल्कुल नहीं। ये तो मुझे नर्सरी की फीस में 10th बोर्ड पढ़ाने जैसा है। कूनन सिर्फ 7 साल का है, एडवांस मैजिक के लिए बहुत छोटा, पर फिर भी जेनी गिव अप नहीं करती। कोई बात नहीं, मैं सैलरी बढ़ाने बोलूंगी। अगले दिन वो कूनन से मिलती है, बोलती है कि आज कुछ डिफरेंट करेंगे। कूनन तुरंत अपने नए जेंटलमैन स्किल्स दिखाता है। जेनी सोचती है ये एक दिन में ही अपडेट हो गया। फिर वो एक्सप्लेन करती है कि ओडी स्पेल सिर्फ पानी बनाता है, लेकिन अब टाइम आ गया है उसके प्रॉपर्टीज तोड़ने का। टेम्परेचर, विस्कोसिटी, कॉम्पोजिशन, कलर सब कुछ फील करना है। फिर वो 2 पानी के गोले देती है, एक ठंडा एक गर्म। बोलती है कि डिफरेंट मॉडिफिकेशन से ही मैजिक में ओरिजिनलिटी आती है और यही होता है मेजर्स के बीच रियल डिफरेंस। कूनन को ये काफी इंटरेस्टिंग लगता है। वो तुरंत टेस्ट करता है और इको को बोलता है कि कप उठाओ। इको सिप लेती है और शॉक्ड में बोलती है, ये तो सेब जैसा टेस्ट कर रहा है। कूनन बोलता है, नहीं, ये उसके जैसा ही फल आलू बुखारा है। जेनी इधर में फ्रस्ट्रेट होकर के सोच रही होती है, मैंने पूरी रात मेहनत की और ये सिर्फ ट्रायल में ही सीख गया। वो बोलती है कि लगता है तुम अब सारी मॉडिफिकेशन खुद ही कर सकते हो। सारे तो नहीं, पर मैं फुल ट्राई करूंगा। नहीं आएगा तो वैसे भी तो आप हो ना। रात को 2 फ्रूट्स हाथ में पकड़ के वो सोचता है, टेस्ट और स्मेल तो अब समझ आ रहा है, बारी है अब कलर्स जानने की। और जब तक मैं कलर्स नहीं जानूंगा मैजिक वेरिएशंस बनाना मुश्किल होगा, और बिना वेरिएशंस बनाए मैं चीजों को देख नहीं पाऊंगा। पर वो गिव अप नहीं करता और लगा रहता है। अगले दिन इको पूछती है, क्या पीना है? कूनन बोलता है, चाय दूध के साथ, पर बिना दूध के देना। इको कंफ्यूज होकर कहती है, ये क्या लॉजिक है भाई? वो बस गर्म पानी मांगता है, मैजिक यूज करता है और पानी फ्रूट के ऊपर से गुजरता है। अचानक कूनन खड़ा होकर कहता है, शायद मैंने कुछ देखा। इको फुल एक्साइटेड हो जाती है, अगर झूठ बोला तो थप्पड़ मारूंगी। कूनन बोलता है, रुक जा, ऐसे हिलोगी तो कैसे कंफर्म करूंगा। इको डांटते हुए उसका गाल खींचती है, ह्यूमर बोला था सीखने, बैड जोक्स नहीं। बैक टू नॉर्मल। कूनन बोलता है कि वो कलर्स को देख नहीं पर महसूस कर पा रहा है। एग्जाम्पल देता है कि क्या ग्रीन एप्पल लाल होता है? इको बोलती है, नहीं, ग्रीन एप्पल का कलर थोड़ा हल्का कलर होता है। कूनन बोलता है, यार इतने सारे शेड्स क्यों कंफ्यूज कर रही हो? इको बोलती है, क्योंकि दुनिया ऐसी ही है। फिर पूछती है, तो वहाँ गेस कीजिए कि कितने रेड और ग्रीन एप्पल्स हैं। कूनन जब सही जवाब दे देता है तो इको बिल्कुल हैरान रह जाती है। बाद में वो उसके फादर को सब बताती है कि लिमिटेड रेंज में ही सही, पर कूनन कलर्स को पहचान पा रहा है। जितना पास होता है उतना क्लियर फील करता है और टच करने पे और ज्यादा क्लियर। फादर पूछता है कि क्या इसका मतलब वो पढ़ाई कर सकता है? इको बोलती है, वो उंगलियों से इंक का कलर पहचान लेता है, लेटर्स नहीं जानता, पर पिक्चर्स उसे बहुत पसंद है। फादर पूछता है, क्या उसे मेन मेंशन वापस ले आए, क्योंकि अभी वो अलग रह रहा है, ताकि किसी को डिस्टर्ब ना करे। इको बोलती है, कूनन बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है और अगर इन्वायरमेंट अचानक बदला तो उसके गोल्स रुक सकते हैं। फादर मान जाता है, ठीक है रहने दो, वैसे भी वो पास ही तो है, बस उसे तुम्हें अकेले ही संभालना होगा। इको बोलती है, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, काम के ही तो मुझे पैसे मिलते हैं। इस पर वो बोलता है कि तुम्हारी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात काफी अच्छी लगी मुझे। इको तुरंत बोलती है, तारीफ छोड़ो, सैलरी बढ़ा दो। और वो हंस के बोलता है, जाओ बे, दिवाली के बाद बढ़ाऊंगा। कुछ टाइम बाद वो कूनन से मिलती है। कूनन एक एक्सपेरिमेंट करने वाला होता है जो अपने टीचर जेनी को दिखाना चाहता है, जो बस आने ही वाली होती है। इको बोलती है कि कुछ बड़ा करके दिखाना। कूनन ऑडी मैजिक यूज करता है और एक बहुत बड़ी लाल स्फीयर बना देता है। उसी टाइम उसकी फैमिली आ जाती है और जैसे ही वो अपनी माँ की आवाज सुनता है उसका कंसंट्रेशन टूट जाता है और बबल फट के उसके ऊपर गिर जाती है और पूरा लाल रंग फैल जाता है। दिखाता तो वो है जेंटलमैन वाली अदा, पर लगता क्रीपी है। उसकी माँ पैनिक कर जाती है और बाप गुस्से में पूछता है, ये इतना भयानक, क्या कोई ब्लैक मैजिक सीख रहा है? कूनन को समझ नहीं आता कि सब इतना पैनिक क्यों कर रहे हैं, रंग ही तो चढ़ा है।
तब इको एक्सप्लेन करती है कि लाल रंग इंसान के खून का रंग होता है, जिससे वो डरावने दिखने लगते हैं। बाप गुस्से में बोलता है, कुनन तुझे 2 महीने की पनिशमेंट और इको तेरी तो 3 महीने की सैलरी कट। जो सुन के वो वहीं टांग पसार के गिर जाती है। जेनी छुपी हुई देखकर सोच रही होती है कि ये बंदा तो काफी पावरफुल है, ये आगे जाकर के ब्लू सॉर्सरर जैसी कोई टाइटल अचीव कर ले तो कोई अचंभे की बात नहीं है। सीन शिफ्ट होता है 2 सालों बाद। इको कुनन को नया स्टडी मटेरियल देती है और अब उसके स्कूल जाने का टाइम आ गया है। दूसरी तरफ कुनन का बाप उसके बड़े भाई को बोलता है, तुम्हारे लिए एक छोटी सी ड्यूटी है। वो चाहता है कुनन को नोबेल्स स्कूल भेजना, पर कुनन आज तक सिर्फ बिस्कुट लाने मेंशन से बाहर निकला है। बड़ा भाई याद करता है जब बचपन में कुनन से उसने बाहर चलने को बोला था, वो नर्वस था क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। भाई ने बोला, अरे मैं हूं ना, तेरा हाथ पकड़ के ले जाऊंगा, तू तनिक भी चिंता मत कर। पर एक ही सीढ़ी से उतरा, हाथ छूट गया और कुनन सीधा मुंह के बल गिर पड़ा था। इस बार वो सोचता है कि मैं एक अच्छा भाई बन के दिखाऊंगा और बोलता है, पिताजी आप तनिक भी चिंता मत कीजिए। इधर कुनन हाइड्रोमेंसी सीख रहा होता है, जिसमें पानी से चीजें ढूंढी जा सकती हैं या फ्यूचर प्रिडिक्ट किया जा सकता है। इको पूछती है, मेरी जवानी का खोया हुआ निखार भी ढूंढ सकते हो क्या? कुनन बोलता है कि आप अभी भी जवान और बहुत सुंदर हो, अगर मेरे पे रेस्ट्रिक्शन नहीं होते ना तो मैं तो आपसे ही शादी करता। इको बोलती है, ओए फ्लर्टबाज, अपने से 10 साल बड़ी औरत से ऐसी बातें नहीं करते। दोनों जोर जोर से हंसते हैं और फ्लोरा साइड से देख करके कहती है, ये लोग कैसे बहकी बहकी बातें कर लेते हैं। बाद में फ्लोरा अपनी ट्यूटरिंग कंटिन्यू करती है और सोचती है कि उसने कुनन को एटिकेट्स तो सिखाया, पर साथ ही एक फुल फ्लर्टिंग मशीन भी बना दिया है। जहां मन वहां शुरू हो जाता है। कुनन वहीं चाय पीते हुए बोलता है कि टीचर, मैं ये आपके खूबसूरत आंखों के नाम सिप ले रहा हूँ। फ्लोरा थोड़ी टेंशन में आ जाती है, पर पहले के डिप्रेस्ड कुनन के मुकाबले ये काफी एडोरेबल लगता है। रात को सब लोग कुनन के बाप से मिलने जा रहे होते हैं, ठंडे जंगल से गुजरते हुए। इको पूछती है कि क्या वो मैजिक यूज कर सकता है। कुनन ऑडी मैजिक को यूज करके 2 गरम गरम पानी के बुलबुले बना लेता है। वो पूछता है, वैसे पिताजी ने बुलाया क्यों है? क्या मैंने कुछ गलत किया है? लगता तो नहीं। वैसे भी वो ब्लड का समंदर बनाने के बाद से मैं सीख चुकी हूँ कि आपकी साइड तो बिल्कुल ना लो। कुनन बोलता है, अच्छा वो मेरी गलती थी, मैं ही बोल रहा था क्या कि और बड़ा। नॉनसेंस। मेंशन पहुंचकर बटलर और उसका बड़ा भाई लियो उनका वेलकम करते हैं। सब साथ में पिताजी के पास जाते हैं और चलते वक्त लियो पूछता है, हाथ पकड़ के चलूं? कुनन बोलता है, जरूरत नहीं है, उस दिन मेरी नाक टूट गई थी, अब मैं अपने आसपास के इन्वायरमेंट काफी अच्छा फील कर लेता हूँ। लियो से देखता है और याद करता है कि कैसे कुनन पहले हमेशा डिप्रेस्ड रहता था। वो बोलता है, तुझे ऐसे देख के अच्छा लग रहा है। फिर दोनों पेरेंट्स से मिलते हैं। फ्लोरा ने बताया कि तुमने नोबेल्स स्कूल तक का सब कुछ कवर कर लिया है, तो क्या वो रियल स्कूल जाना चाहेगा? कुनन मना कर देता है, बोलता है कि मैं दूसरों को अपने प्रेजेंस से डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। उसके डैड बोलते हैं कि देखो तुम जो चाहते हो वही करो। कुनन पूछता है कि स्कूल नहीं जाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? फादर बोलता है कि नोबेल्स के बच्चों के लिए स्कूल जाना मैंडेटरी है और लीगली तुमने ऑलरेडी नोबेल्स स्कूल में एडमिशन तो ले ही लिया है। तुम्हारी स्पेशल सिचुएशन की वजह से तुम्हें परमिशन मिली है लर्न फ्रॉम होम करने की। कुनन पूछता है कि आपने मुझे गार्डन वाले इंसिडेंट के लिए अभी तक माफ नहीं किया क्या? और फादर सीधा बोलता है, नहीं। तभी माँ बीच में आकर के बोलती हैं, बात वो नहीं है बेटे कि तुम्हें पनिशमेंट दी जा रही है। प्रिंसेस मिरिका के बारे में तो जरा सोचो, अगर तुम अपनी ड्यूटीज नहीं निभाओगे तो सोसाइटी में उसके इमेज पे भी तो इफेक्ट पड़ेगा। इस एंगल से देख करके कुनन मान जाता है स्कूल जाने के लिए। मैं तुम्हें रेगुलर स्कूल जाने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ, बस प्रमोशन एग्जाम्स देने को बोल रहा हूँ। अगर एग्जाम्स क्लियर हो गए तो सीधा ग्रेजुएशन डिप्लोमा मिलेगा। टोटल 5 एग्जाम्स हैं तो बस 5 बार जाना पड़ेगा। लियो बताता है कि प्रिंसेस मिरिका भी नेक्स्ट एग्जाम के बाद से ग्रेजुएट हो जाएगी, तो कुनन फिर उसके साथ जा सकता है। माँ खुशी से बोलती है कि चलो कपड़े तैयार करते हैं और इको को बुला लेती है। कुछ देर बाद फादर लियो को वार्न करता है कि प्रिंसेस के अलावा और भी रॉयल मेंबर्स होंगे जो कुनन के आसपास आने की कोशिश कर सकते हैं। लियो बोलता है, तनिक भी चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना उसके साथ। थोड़ी देर बाद कुनन प्रिंसेस से मिलता है और बताता है कि वो प्रमोशनल एग्जाम्स देने जा रहा है। मिरिका खुश हो जाती है क्योंकि अब वो दोनों स्कूल में साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे और बोलती है, क्योंकि तुम पहली बार जा रहे हो तो मैं खुद ही तुम्हारी गाइड और कंपनी बनूंगी। कुनन थैंक्स बोलता है पर थोड़ा टेंशन में आ जाता है। कहता है, अगर मैं एक प्रिंसेस के साथ रहा तो सारे लड़के जो तुम पे फिदा होंगे जल जाएंगे। मिरिका नर्वस होकर के बोलती है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई प्रॉब्लम है। कुनन पूछता है, क्यों, तुम पॉपुलर नहीं हो क्या? बेबी इंसल्ट मत करो, ऑब्वियसली मैं पॉपुलर हूँ। टाइम फास्ट फॉरवर्ड होता है और कुनन तैयार होता है। बिल्कुल मीशो से ऑर्डर किया गोजो लग रहा था। इको बोलती है, तुम तो एकदम झकास लग रहे हो। कुनन बोलता है, डैम मेरी सीक्रेट आइडेंटिटी लीक हो गई। लियो सोचता है कि ये बंदा हमेशा से इतना ही ड्रामेटिक था क्या? जाने से पहले कुनन अपनी मैजिक से कैरेज का व्हील कवर करता है। कैरेज चलती है और लियो बोलता है, लग ही नहीं रहा कि टमटम चल रहा है।
कुछ झटका महसूस ही नहीं हो रहा। फिर वो पूछता है कि घर से बाहर निकल के कैसा लग रहा है। कूनन बोलता है कि चिंता मत करो, पहले मैंने सबको काफी परेशान किया है। वो इस दुनिया से गायब होना चाहता था, पर अब इसे जीना चाहता हूँ, चाहे जैसे भी हो। लियो खुश होता है कि उसका छोटा भाई मैजिक सीखने के बाद बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। इमोशनल मोमेंट तब खराब हो जाता है जब कूनन बोलता है, मैं इतना लंबा जीऊंगा कि बाकी दुनिया खत्म हो जाएगी, पर मैं जीता ही रहूंगा। लियो सोचता है कि अब इतनी ओवर कॉन्फिडेंस किसने इसके अंदर डाली होगी, जरूर ससुरी इको का काम होगा। फाइनली स्कूल पहुंचते हैं और मिरिका उसका वेलकम करने आती है। तुम्हारा बो टाई बहुत सुंदर है। कूनन बोलता है, हाँ पर तुमसे ज्यादा क्यूट हो सकता है क्या? मिरिका बोलती है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ फिर ठीक है, वरना मुझे उतारना पड़ता। लियो साइड से देख सोचता है कि मैं इनके साथ ज्यादा रहा तो मैं भी पागल हो जाऊंगा। स्कूल में अंदर जाने से पहले कूनन रुक जाता है। सब पूछते हैं, सब ठीक है ना? कूनन बहुत सारी आवाजें सुन रहा होता है। सोचता है कि पहले वाला कूनन अगर यहाँ होता तो जरूर डर जाता, पर मैं नहीं। वो मिरिका से बोलता है, मेरा हाथ पकड़ो। दूसरी तरफ टीचर वेट कर रही होती हैं। रिपोर्ट के हिसाब से उन्हें बताया गया था कि कूनन बहुत शाई है और टीचर भी खुद नहीं आई हैं, इसलिए टेंशन में है कि मैं कैसे उसे सारे बच्चों से दोस्ती करवाऊंगी। पर जैसे ही कूनन दिखता है, स्टूडेंट्स और टीचर सब शॉक्ड हो जाते हैं उसके चार्म से। टीचर अपना इंट्रो देती है और बोलती है कि वो आज कूनन को स्कूल घुमाएगी। कूनन इंट्रो देता है पर बोलता है, इस वक्त मैं एक यंग लेडी हूँ, और पूरी रिस्पेक्ट के साथ झुकता है। बोलता है, बायोलॉजिकली मैं लड़का हूँ, पर्सनालिटी भी लड़के वाली ही है, पर इस मोमेंट में मैं एक लड़की हूँ, बहुत सुंदर लड़की। टीचर सोचती है कि अबे क्या बकरा है, अर्धनारी समझ रहा है क्या अपने आप को? तभी बेल बज जाती है और सब लोग अलग हो जाते हैं। और ये देख करके टीचर सोचती हैं, इस बंदे से एक अलग ही वाइब आ रही है, पर जो भी हो मजा आएगा। ऊपर से कुछ लड़के उसे देख बोलते हैं, अरे ये तो वही फेमस लड़का है ना जिसके पास हीरो की निशान है, और मैंने सुना है इसे ब्लेसिंग भी मिली है। पर जैसे ही एक लड़के का वहाँ मूड खराब होने लगता है, सब बोलने लगते हैं, अब नहीं, वो तो बस माँ के पेट से निकलते हुए छिल गया होगा। वो लड़का प्रिंस होता है, जो बहुत गुस्सा हो जाता है देख करके कि उसकी बहन मिरिका और कूनन काफी अच्छे से बात कर रहे हैं। वो अपना रास्ता पकड़ लेता है और बोलता है, मेरे पीछे आओ बे भिखमंगियो। थोड़ी देर बाद टीचर कूनन से पूछती हैं कि क्या उसे प्रमोशनल एग्जाम्स का सिस्टम पता है? कूनन बोलता है, हाँ पता है। टीचर बताते हैं कि नॉर्मली एग्जाम्स में प्रिपरेशन का टाइम मिलता है, पर कूनन के केस में ढील दी जा रही है। कूनन चिढ़ जाता है कि मेरे पापा और किंग बेस्ट फ्रेंड है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा नेपोटिज्म ही फैला के रखें। पक्का स्कूल पे प्रेशर डाला गया है ना? टीचर कहती हैं, अबे मुझे क्या पता, और पेपर उसके हाथ में देकर के बोलती हैं, योर टाइम स्टार्ट नाउ। पर ये बंदा अभी भी बोलता ही रहता है, मेरे पापा और किंग मिले हुए हैं, पूरी साजिश है ये। टीचर बोलती हैं कि तुम्हें बोलने की आजादी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम वोट चोरी पे बोलो। थोड़ी देर बाद टीचर पेपर चेक कर रही होती हैं, ये सोचते हुए कि वो कूनन तो पूरे टाइम बकबक करता रहा, फिर इतना लिख कब लिया। दूसरी तरफ कैफेटेरिया में मिरिका और कूनन प्रिंस से टकरा जाते हैं। तुरंत भीड़ जमा हो जाती है और इसी वक्त लियो सीन शुरू होते देख टेंशन में आ जाता है। प्रिंस ली कहता है, तो यही पापा के ब्लेसिंग वाला लड़का है। मिरिका बोलती है, ली ज्यादा मत करो, पर वो उसे कहता है, तू चुप कर। कूनन कहता है, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर अगर प्रिंसेस को कुछ बोला तो भारी पड़ेगा साले। तभी लियो बीच में आ जाता है, पर ली बोलता है, मैंने तुम्हें भी बीच में आने की परमिशन नहीं दी है। उसके फॉलोअर्स उसका सपोर्ट करते हैं और ली सोचता है, पहले ही दिन ये गंदा खून शाही खून कूनन के पीछे पड़ गया है। तब कूनन ओडी मैजिक से छोटी छोटी पानी की बूंदे जमा करके ली के पैंट्स भिगो देता है। ओ, आज प्रिंस ने हगिस नहीं पहने क्या? ली शर्म से लाल हो जाता है और बिना टाइम वेस्ट किए वहाँ से भाग निकला था। ली और मिरिका समझ जाते हैं कि ये सब कूनन का काम है। तभी कूनन बोलता है, तो किसको किसको भूख लगी है? लियो पूछता है, ये तुमने किया ना? कूनन बोलता है, ओ तो आपको लगी है। लंच करते वक्त मिरिका बताती है कि मेरा भाई 6th प्रिंस है, फिर भी घमंडी और एरोगेंस से भरा हुआ है। कूनन बोलता है कि कोई कैसे अपने ही होने वाले जीजा से पहले ही दिन भिड़ सकता है, क्या उसको अपनी बहन का ख्याल नहीं है? पर चलो बात खत्म तो हो ही गई। लियो बस दुआ करता है कि ये बिना किसी प्रॉब्लम के ही ग्रेजुएट हो जाए बस। उधर ली पूरी तरह से रिवेंज की आग में जल रहा होता है। कूनन मिरिका से पूछता है कि तुम्हारा भाई इतना एग्रेसिव क्यों था? मिरिका बताती है कि शायद वो मुझे प्रेशर में लाना चाहता है। वो 6th प्रिंस है ना, और मैं 9th प्रिंसेस हूँ, पर अब तुम मेरे फियोंसे हो, एक हीरो निशान वाला मेज, इसलिए मेरा स्टेटस उससे ऊपर आ गया है, और ये बात पब्लिक होते ही हाई सोसाइटी से भी मैं ऊपर हो जाऊंगी। पर वो कूनन से क्लियर कहती है कि मुझे रॉयल ऑर्डर या सोसाइटी में पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता, मुझे सच में खुशी है कि तुम मेरे फियोंसे हो। कूनन बोलता है कि जब मैं किंग से मिलूंगा तो ये बात सामने आ सकती है, इसलिए शायद मुझे ली से माफी मांग लेनी चाहिए। पर दोनों बोलते हैं, माफी और उससे, वो इसमें भी एरोगेंस दिखाएगा, रहने ही दो।
थोड़ी देर बाद कुनन का फाइनल एग्जाम का टाइम आ जाता है और टेस्ट देने से पहले वो जेनी के साथ अपनी मैजिक प्रैक्टिस करता है। हमेशा की तरह वो पानी का एक बुलबुला बनाता है और जेनी उससे कहती है कि आज उसकी प्रॉपर्टीज चेंज करने को। कुनन तुरंत अपनी पावर यूज करके उसे फ्रीज कर देता है। जेनी हाथ में लेते हुए बोलती है, ये तो बिल्कुल सेव जैसा फील हो रहा है। वो कुनन से कहती है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को टच करके उसकी फीलिंग समझने को, और इस चांस पे जेनी को या घास को टच करने के बजाय कुनन स्कूल पहुंचते ही सीधा घोड़े को सहलाने लग जाता है। लियो बाहर आता है और अपने भाई को ऐसे एक्ट करते देख थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन फिर सोचता है छोड़ो यार, इसका तो रोज का कुछ ना कुछ रहता है। तभी मिरिका भागते हुए आती है उन्हें वेलकम करने, और कुनन फुल ड्रामा मोड में बोलता है आज स्कूल में उससे मिलने का आखिरी दिन है, मुझे तो लग रहा है कि जैसे दुनिया खत्म ही हो रही हो। उसके बाद वो अंदर जाता है जहाँ टीचर उसे बताती हैं कि वो फाइनल एग्जाम बाकी स्टूडेंट्स के साथ ही देगा। ये सुन के कुनन शॉक्ड हो जाता है और काफी एक्साइटेड भी, क्योंकि पहली बार उसे प्रॉपर स्कूल लाइफ का फील मिलने वाला है। फिर वो टीचर से कहता है कि मैं आपकी स्पेशल क्लास मिस करूंगा मिस, जहाँ सिर्फ हम दोनों अकेले होते थे। और टीचर को तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि लौंडा बिगड़ रहा है उनके इतना वैलिडेशन देने पे, और कहती हैं अरे यहाँ भी मैं सिर्फ तुम्हें ही ऑब्जर्व करूंगी, और टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक विश करती हैं। लियो बोलता है ये कौन सा रिश्ता चल रहा है दोनों का। कुनन बोलता है अरे वो मैम और हम काफी बातें करते हैं ना, उन्होंने अपने टीचर बनने का एग्जाम उस बंदे के पीछे दिया जिससे वो प्यार करते थे, पर वो लूजर फेल हो गया और सिर्फ टीचर ही पास हुई। ये तो टीचर बन गई पर वो बंदा बेरोजगार बैठा है। अब टीचर खुद कंफ्यूजन में है कि किसे पकड़े किसे छोड़े। ये सुन के लियो और मिरिका दोनों सोचते हैं कि ये टॉपिक भी 9 साल के लड़के से डिस्कस करने वाली है, और वो भी एग्जाम हॉल में। लगता है टीचर की सहनाई जल्दी बजवानी पड़ेगी। तभी कुछ स्टूडेंट्स आ जाते हैं, हमें भी इंट्रोडक्शन करवाओ ना मिरिका और लियो। कुनन खुद को मिरिका का फियांसे और लियो के छोटे भाई से इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है अब मैं बहुत रिलीव्ड हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ आया था मुझे लगा था कि मेरा भाई और प्रिंसेस के कोई फ्रेंड्स ही नहीं है, क्योंकि कोई इनसे बात करने ही नहीं आता था। सब बोलते हैं ऐसा नहीं है, मिरिका सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, इसलिए उसने हमसे बोला था कि कुछ दिन के लिए अकेला छोड़ने। कुनन बोलता है हाँ, पर मैं तो सच में टेंशन में था ना, मुझे लगा तुम दोनों के फ्रेंड्स ही नहीं हैं, और मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा कि बिना फ्रेंड्स के रहना भी ठीक होता है। प्रिंसेस उसे देखती है और समझ जाती है कि इस बंदे को फ्रेंड्स होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कुनन कंफर्म करता है कि इंसान अकेले रह करके भी तो काफी खुश रहता है। हाँ, जैसे मुझे ही ले लो। उसके क्लासमेट्स अब और थोड़ा अजीब नजर से उसे देखने लगते हैं। वहीं उधर दूसरी तरफ ली के चमचे आके बोलते हैं एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। ली फुल एटीट्यूड में बोलता है टीचर्स वेट करेंगे। चमचे बोलते हैं ऐसा मत करो मेरी जान, एग्जाम सबके लिए एक साथ होता है, आप कहीं के भी लाट साहब हो, टाइम पे तो जाना ही पड़ेगा। ली गुस्सा होता है पर मजबूरी में निकल पड़ता है। क्लासरूम में जाते वक्त ये बंदा सबके बीच में घुस जाता है। उसे याद आता है कि कैसे पैलेस में सर्वेंट्स बोलते थे 6th प्रिंस को तमीज ही नहीं आई, हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्रेजेंट में वो सोचता है कि सब एक जैसे हैं, कोई मुंह पे कुछ नहीं बोलता, सब सिर्फ पीठ पीछे बोलने वाले हैं। तभी कुनन उसका हाथ पकड़ बोलता है हाय, आपसे बात करके खुशी हो रही है। हाँ, पिछली मुलाकात में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अबे तू है कौन? कुनन हैंडशेक करते हुए बोलता है आपका फ्यूचर ब्रदर इन लॉ। ली कहता है अबे इतना मत हिला, मैंने तुझे बात करने या टच करने को थोड़ी परमिशन दिया है। कुनन इग्नोर करता है और बोलता है आपकी आवाज बहुत बोल्ड है, अगर मैं आपको देख सकता तो आपको घूरता ही रहता। ली शर्मा जाता है और ऑकवर्ड हो जाता है। अपनी बहन से पूछता है अबे ये लड़का ही है ना? मिरिका हंस पड़ती है और बाकी क्लास वाले भी हंसने लगते हैं। ली बोलता है अब छोड़ भी दे। कुनन बोलता है कि आप काफी स्ट्रांग भी हो। ली कहता है हाँ समझ गया, अब छोड़। कुनन छोड़ देता है और ली रिलीफ में सांस लेता है कि अच्छा है कुछ बड़ा नहीं हुआ। आखिरकार एग्जाम स्टार्ट होता है। शाम को टीचर्स बोलती हैं अब फाइनल एग्जाम का रिजल्ट का टाइम है, पर सिर्फ बोर्ड पे एक जलेबी बना देती हैं और बोलती हैं सब पास, जिससे सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। बाद में कुनन अपने क्लासमेट से बाय बोलता है और टीचर्स को चिल्ला के बोलता है अगर आप अब भी प्यार ढूंढ रही हैं तो मेरे भाई पे ट्राई मार सकती हैं। टीचर अब रिग्रेट करती है कि सही में मैं 9 साल के बच्चे से ज्यादा ही बोल गई। इधर ली पहले से कम गुस्से वाला बन जाता है, क्योंकि कुनन ने सिस्टम एक बार में ही झाड़ के जो साफ कर दिया था। जिंदगी नॉर्मल चलती रहती है और कुनन जेनी के साथ मैजिक पढ़ना कंटिन्यू रखता है। वो इंस्ट्रक्शन देती है और कुनन बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता रहता है। ओरी को वर्लपूल बनाता है, डिवाइड करता है, कलर चेंज करता है और टेक्सचर भी, सब परफेक्ट। पर एंड में कुनन एक नया स्टंट दिखाता है और पानी की 2 बूंदों को उड़ता हुआ कबूतर बना देता है। जेनी शॉक्ड और समझ जाती है कि अब इस लड़के को कुछ भी सिखाने को नहीं बचा। थोड़ी देर बाद वो बोलती है मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। फिर से ड्रामा शुरू करता है नहीं ये मत कहिएगा कि आप एक एंजल थी और अब आप वापस अपनी दुनिया जा रही हो। जेनी बोलती है स्टोरी अच्छी है बट आई हैव अ बॉयफ्रेंड।
दरअसल बात यह है कि मेरे पास अब तुम्हें सिखाने को कुछ भी नहीं बचा। एलिमेंटल मैजिक जो अटैक के लिए यूज नहीं होती है वो सब कुछ सिखाया जा चुका है। अब तुम मैजिक में मुझसे काफी आगे हो और जैसे ही तुम नई मैजिक सीखोगे मुझे पूरी तरह से क्रॉस कर जाओगे। कुनन खड़ा होते हुए बोलता है, मुझे आपके सारे ट्रिक्स बहुत पसंद थे, चाहे आप मुझे मैजिक से बेवकूफ ही क्यों न बना रही हो। जेनी समझ जाती है कि ये बंदा उसके बारे में पहले से जानता था। कुनन बोलता है, आपकी सारी चालाकियां मेरे मैजिक को एक्सपेंड करने में बहुत काम आई। आप ही थे जिसने सबसे पहले मुझे मैजिक सिखा करके जिंदगी को एक नया पर्पस दिया और उन्हीं आर्टिमिनास की वजह से वो मैजिक की गहराइयों तक पहुंचा। जेनी मुस्कुराती है और बोलती है, अगर तू सच में ऐसा सोचता है तो प्लीज ये आर्टिमिनास वर्ड बोलना बंद कर दे। मैंने इस आर्टिमिनास को सोचने में जान लगा दी थी ताकि तुझे मैजिक से चूना लगा सकूं। कुनन बोलता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और पूछता है, क्या प्रॉब्लम सैलरी है? क्या आप रिजाइन करना चाहती हो क्योंकि पेमेंट कम है? अगर ऐसा है तो मैं पापा से बात करके सैलरी बढ़वा दूंगा, बस इको को मत बताना। जेनी बोलती है, नहीं बिल्कुल उल्टा है इसका, मुझे इतना ज्यादा पैसा मिल रहा है पर मेरे पास करने को कुछ भी नहीं बचा। कुनन बोलता है, ये कैसे हो सकता है? आप तो जानबूझ करके टाइम खींच रही थी ना ताकि पेमेंट चलती रहे। जेनी बोलती है, इसलिए तो अब बर्दाश्त नहीं होता, मेरा जमीर जाग चुका है। अब तुम्हें मुझसे बेहतर किसी मैजिशियन से सीखना चाहिए, मेरी गाइडेंस में अब तुम इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। कुनन बोलता है, चाहे आर्टेमिनास ही सही, इतनी सारी चीजें इतने टाइम तक सोच पाना एक बड़ा टैलेंट है। और रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप अभी भी मेरा काटते रहिए, मैं चाहता हूँ कि आप ही मेरे टीचर बनी रहें। वो अपने मैजिक से पानी के जानवर बनाना शुरू कर देता है जो जेनी को कन्विंस करने लगते हैं, पर जेनी बोलती है, अब मैं नहीं कर सकती, तुम्हारी मैजिक मुझसे काफी आगे निकल चुकी है। कुनन फिर भी मना करता रहता है, नहीं मुझे तो आपकी ही आर्टेमिनास पसंद है। जेनी बोलती है कि बस एक बार और ये वर्ड बोले ना तो एक झापड़ दूंगी। जाते हुए वो सोचती है कि कुनन बिना डाउट एक जीनियस है और शायद फ्यूचर में ब्लू मेज भी बन जाए। उसने बार बार अपने लिमिट्स तोड़ी है, अब मैं भी हार नहीं मान सकती। इस लड़के ने मुझे इंस्पायर किया है, अभी मेरे लिए भी सीखने के लिए देर नहीं हुई है। थोड़ी देर बाद इको कुनन को बताती है कि प्रोफेसर फ्लोरा ने भी रिजाइन कर दिया है क्योंकि उनका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया और वो ऑफिशियली स्कूल ऑफ नोबेल्स से ग्रेजुएट हो गई। कुनन उदास हो जाता है क्योंकि वो गुड बाय भी नहीं कह पाया। इको बताती है कि फ्लोरा मिलना नहीं चाहती थी वरना रो पड़ती। कुनन समझ जाता है और सोचता है कि मैं उन्हें लेटर लिखूंगा। इको मौका देख करके बोलती है, वैसे अगर फ्लोरा की मेंशन में कोई सर्वेंट हो 18 से 25 साल का बीच में, अच्छी सैलरी वाला, लंबा और हैंडसम तो पूछ लेना। कुनन बोलता है, क्या शादी करके तुम भी मुझे छोड़ दोगी? इको बोलती है, अलग होना बुरा लगेगा पर मेरी जवानी फूट रही है और वैसे भी तुम अब अकेले रह सकते हो। कुनन बोलता है कि फ्लोरा और जेनी ने पहले ही मुझे छोड़ दिया, मैं तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा, इसलिए वो फ्लोरा से कुछ नहीं पूछता। रात को डिनर के वक्त कुनन पापा को बताता है कि जेनी ने काम छोड़ दिया और बोल के गई है कि कोई टैलेंटेड मेज ढूंढो। लियो बोलता है कि स्कूल में अफवाह है कि एक रॉयल मेज बहुत जबरदस्त है। पापा खाना रोक देते हैं और मम्मी पूछती है, फिनरोल? लियो हाँ बोलता है कि बहुत हैंडसम है और सिखाने को भी बहुत कुछ है उसके पास। कुनन फुल एक्साइटेड हो जाता है, मुझे वही टीचर चाहिए। पापा बोलते हैं, अबे थम जा, रॉयल मेज को इनवाइट करना इम्पॉसिबल है, वो कैसल के ऑफिशियल होते हैं, सिर्फ किंग के अंडर काम करते हैं और रॉयल फैमिली ही उनसे मिल सकती है। कुनन समझ जाता है कि डायरेक्ट बुलाना तो इम्पॉसिबल है। वो बोलता है, पर किंग तो आपके दोस्त है ना, तो मैं आपके साथ कैसल चला जाता हूँ और रास्ता भूलने का नाटक करके मैं मेजेस से मिल करके उन्हें कन्विंस कर लूंगा। पापा बोलते हैं, इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? सुनना, ये मेरा ही बेटा है ना। कुनन बोलता है कि मेरा प्लान सक्सेस होने के 90% चांस है। पापा बोलते हैं, सीरियस हो जा, एनिमे या के ड्रामा नहीं चल रहा है यहाँ। कुनन दुखी हो जाता है और मम्मी से कहता है, मुझे लगा था प्लान परफेक्ट है। अहो जी, कुछ नहीं हो सकता क्या मेरे कुनन के लिए? और पापा बोलते हैं, अच्छा ठीक है, मैं किंग से बात करके देखता हूँ। सीन शिफ्ट होता है रॉयल कैसल में। कुनन का डॉक्यूमेंट मास्टर के पास जाता है। वो देख के शॉक्ड हो जाता है कि एक लड़का रॉयल मेज से ट्रेनिंग मांग रहा है। लड़की बोलती है कि पावर और स्टेटस रॉयल मेज के लिए मैटर नहीं करता, वैसे मिरिका इसी लड़के के पीछे पागल है। मास्टर को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कुनन की फाइल डिटेल में पढ़ना शुरू करता है। उसका इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। देखते हैं लौंडे में कितना दम है। कुछ दिन और गुजर जाते हैं और फाइनली कुनन को रॉयल पैलेस से कॉल आता है। वो अपने डैड के साथ कैरेज में बैठ के जाता है और डैड काफी खुश लग रहे होते हैं कि सब ठीक हो गया। कुनन बोलता है कि आपकी और राजा की दोस्ती तो काफी गहरी होगी ना, तभी तो इतनी बड़ी डिमांड मान ली। पर वो बोलता है कि असली वजह ये नहीं है बेवकूफ, कोर्ट के हेड सॉर्सरर ने तुम्हारी एबिलिटीज में काफी इंटरेस्ट लिया है और वो खुद भी तुमसे मिलना चाहता है। तभी वो पूछता है, वैसे तू कौन सी मैजिक करता है, मुझे तो बता। कुनन स्पेल बोलता है और पानी की एक छोटी बॉल बनाता है जो तुरंत काली बिल्ली में बदल जाती है। वो उसकी गोद में आकर के बैठ जाती है। डैड बिल्कुल हैरान हो जाता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैजिक से ऐसा भी कुछ हो सकता है, और वो बिल्ली को सहलाने लगता है।
वो और ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि बिल्ली ना तो मैजिक जैसी लग रही होती है और ना ही पानी जैसी, बिल्कुल किसी नॉर्मल गली के बिल्ली जैसी फील हो रही है। कूनन बताता है कि अभी थोड़ी टाइम पहले ही मैं जानवरों का प्रॉपर शेप बनाना सीख पाया हूँ। पहले भी मैं बना पाता था पर सिर्फ ट्रांसपेरेंट। उसका डैड खुशी खुशी बिल्ली के साथ खेलने लगता है। तभी कूनन पूछता है, आपको इतना ही पसंद है तो घर के लिए एक रियल बिल्ली ले लें। टिपिकल डैड मोड ऑन। वो सीधा मना कर देता है, ऑलरेडी घर तू गंदा करके रखता है, ऊपर से गलती से मेरा पैर बिल्ली पे पड़ गया तो गिर भी सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात, तेरी माँ डॉग लवर है, तभी तो उन्हें हमसे कोई दिक्कत नहीं होती। थोड़ी देर बाद वो कैपिटल में एंटर करते हैं और तुरंत ही सिल्वर हेयर वाली लड़की उनका स्वागत करती है जिसका नाम रे है, जो किंगडम की सेकंड प्रिंसेस है और मिरिका की बड़ी बहन। कूनन बड़े प्यार से ग्रीट करता है और बोलता है, मैं तो लकी निकला जो इतनी खूबसूरत साली मिली है। डैड मन ही मन सोचता है कि ये नालायक को ज्यादा नहीं बोल रहा, पर डिसाइड करता है अभी इसको थोड़ा महफिल लूटने देता हूँ। रे मुस्कुराती है और कहती है कि उसने कूनन के बारे में अपनी छोटी बहन से बहुत सुना है और मैं चाहूंगी कि तुम मुझे भी अपनी फनी स्टोरी सुनाओ। वो बिल्ली को देख के पूछती है, क्या इसको कोई स्पेशल खाना खिलाना होगा? पर जैसे ही कूनन के डैड बिल्ली को नीचे रखता है, कूनन अपना स्पेल हटा लेता है और बिल्ली वापस पानी का बबल बन जाती है। रे को तब समझ आता है कि कूनन जितना वो सोच रही थी उससे काफी ज्यादा स्किल्ड है। डैड थोड़ा दुखी हो जाता है क्योंकि वो अभी बिल्ली का नाम भी नहीं रखा था। री ऑफर करती है कि वो कूनन को ब्लैक टावर तक ले जाएगी, जबकि डैड बोलता है कि वो किंग से बात करेगा और फिर घर निकल जाएगा। कूनन बोलता है कि मेरा टेंशन नहीं लीजिएगा, ब्लैक टावर के बाद मैं मिरिका के साथ मिलूंगा एक क्यूट डेट के लिए। डैड कहता है, हाँ मजे कर, जब जाना होगा मैं कैरेज अरेंज कर दूंगा। रे कूनन को ब्लैक टावर की तरफ ले जाती है और रास्ते में पूछती है, क्या वो चलने में कंफर्टेबल है या मदद चाहिए? कूनन बोलता है वो बिल्कुल ठीक है और तुरंत ही मैजिक के बारे में इतने क्वेश्चंस पूछने लगता है कि रे कंफ्यूज हो जाती है। चलते चलते इतनी एडवांस बात पॉसिबल कैसे है? और पूछती है, क्या तुम्हें पता है कि करंट किंग के कितने बच्चे हैं? कूनन ने कभी इस पे सोचा ही नहीं था। तब रे बताती है कि किंग दरअसल खुद के मेंस एंड वुमेन्स क्रिकेट का टीम बनाना चाह रहा था, पर प्रिंस 4 कम पड़ गए यानी 7 और प्रिंसेस 1 कम रह गई यानी 10। वो खुद सेकंड प्रिंसेस है और मिरिका 9th, वो तो तुम्हें पता ही होगा। वो आगे बताती है कि सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कंट्री में राजा बनने का सिस्टम नॉर्मल नहीं है। यहाँ थ्रोन सबसे बड़े बेटे को ऑटोमेटिक नहीं मिलता। यहाँ एक सिस्टम है जहाँ सारे प्रिंस और प्रिंसेस उनके स्किल और टैलेंट के बेसिस पे जज होते हैं, चाहे वो किसी आर्ट में हो या किसी चीज के लिए कितना डिवोशन दिखाते हो। इसका मतलब सिंपल ये समझ लो कि सबसे छोटा प्रिंस या प्रिंसेस भी थ्रोन जीत सकता है, एज भी मैटर नहीं करती। पर मैंने खुद को इस रेस से बाहर कर लिया है क्योंकि मैंने मेज बनने का रास्ता चुना और अब वो कंट्री के बेस्ट विजर्ड्स में से एक बनने के लिए मेहनत कर रही है। हॉलवे से गुजरते वक्त कूनन को अचानक एक अजीब सी फीलिंग होती है और वो विंडो के पास जाकर के एक डार्क टावर की तरफ देखता है जहाँ से उसे बहुत सारी मैजिकल बीइंग्स का एहसास होता है। तब रे उसे एक इम्पोर्टेंट बात बताती है कि थोड़ी सी पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो बेकार में गद्दी की फाइट में घसीट लिया जाए, तो जब तक श्योर ना हो तुम किसी का साथ मत देना और ना ही कोई ऐसी बात बोलना जो बाद में तुम्हारे खिलाफ ही इस्तेमाल हो सके। इतनी वैल्यूएबल एडवाइस लेने के बदले कूनन डिसाइड करता है उसे अपनी स्पेशल मैजिक दिखाए। वो अपने जूतों के नीचे फ्रीज करता है और आइस बना लेता है जिससे वो आइस स्केटिंग कर पा रहा था। रे को ये बहुत फैसिनेटिंग लगता है और वो तुरंत बोलती है कि मुझे भी ट्राई करना है। कूनन उसके पैरों के नीचे भी वो मैजिक यूज करता है और दोनों कॉरिडोर्स में पागलों की तरह आइस स्केटिंग करने लगते हैं। अरे पकड़ पकड़, रे कहीं गिर गई तो चोट वोट ना आ जाए। पर रे और कूनन गार्ड से काफी तेजी से निकल जाते हैं, लेकिन किस्मत ज्यादा देर तक साथ नहीं देती और एक नाइट उन्हें ऐसा करते देख लेता है और सीधा पीछा शुरू। कूनन पूछता है कि क्या रुक जाना चाहिए, पर रे इतना एंजॉय कर रही होती है कि बोलती है हम इस नाइट को भी चकमा दे सकते हैं। पर पकड़े जाते हैं और गार्डन में ला करके उनकी अच्छी खासी डांट लगाई जाती है। बाद में उन्हें टावर की तरफ ले जाया जाता है जहां कूनन की मुलाकात होती है किंगडम के हेड सॉर्सरर एच से। कूनन उसकी प्रेजेंस देख करके बिल्कुल हम्बल हो जाता है। उसे समझ आता है कि दुनिया कितनी बड़ी है। उसे पहले लगता था कि रे की मैजिक काफी इम्प्रेसिव होगी, लेकिन एच के सामने तो वो कुछ भी नहीं लगती। एच तो बिल्कुल अलग ही लेवल का बंदा है। क्या तुम पैदा ही वाटर क्रेस्ट के साथ हुए हो? कूनन हाँ बोलता है और साथ ही ये भी मानता है कि उसे क्रेस्ट के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है। एच एक्सप्लेन करता है कि मेजेस के पास 7 तरह की क्रेस्ट होते हैं जो उनकी मैजिकल एफिनिटी से जज होते हैं। फायर, वाटर, अर्थ, विंड, लाइट, डार्कनेस और फाउल। साथ ही हर क्रेस्ट का स्टार रैंक भी होता है 1 से 5 तक, और तुम्हारा 2 स्टार होना काफी कॉमन बात है। रे बोलती है मैं विंड मेज हूँ, 2 स्टार ही, सेम। कूनन तुरंत समझ जाता है और बोलता है यानी मैं और रे डायमंड 2 पे हैं और आप हीरोइक पे। एच कहता है डिस्क्रिप्शन काफी सही है, पर मैं भी हीरोइक 4 स्टार पे हूँ। उसके बाद वो सबको नीचे ट्रेनिंग ग्राउंड ले जाता है और कूनन से कहता है कि उसका यहाँ टेस्ट होगा। कूनन थोड़ा नर्वस होकर के सोचता है क्या अगर टेस्ट पार कर लिया तो कोई रॉयल मेज मेरा ट्यूटर बन जाएगा।
पर उसे ज्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलता। एच तुरंत एक सीनियर स्टूडेंट को बुला लेता है जो रॉयल मेज है और उससे कहता है अपनी वाटर मैजिक दिखाने को। मेज स्पेल चैंट करता है और हवा में पानी की बहुत सारी ड्रॉपलेट्स एक चमकदार पैटर्न बना लेती है। एच कुनन की तरफ देखकर कहता है इस लड़के की मैजिक को अपने मैजिक से कॉन्कर करो। कुनन याद करता है कि जेनी हमेशा बोलती थी कि वो सिर्फ पानी बना ही नहीं सकता बल्कि इन्वायरमेंट में मौजूद पानी को भी कंट्रोल कर सकता है। अब तक ये कभी सिचुएशन आई नहीं थी, इसलिए उसने कभी दूसरे मेज के बनाए पानी को कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं की। उसे समझ आता है कि एच ने बिना सोचे ही ऐसा टास्क दे दिया है जो ना उसने और ना ही जेनी ने कभी सोचा था कि इसकी नौबत आएगी, पर अब उसे तुरंत अडेप्ट करना पड़ेगा। वो ट्राई करता है वाटर ड्रॉपलेट्स का कंट्रोल उससे छीनने की। पहले उसे लगता है कि शायद हो जाएगा, लेकिन फिर वाटर ड्रॉपलेट्स कहती हैं नहीं, हम नहीं आएंगे क्योंकि ये बंधन तो माँ बाप की तरह है। एच काफी इंटरेस्ट लेते हुए सब देख रहा होता है, पर कुनन हार मानने वालों में से नहीं है। वो अपनी सारी स्टेमिना झोंक देता है और पूरा जोर लगाता है। सबको चौंकाते हुए वो 2 बबल्स को उस एक्सपीरियंस्ड मेज से खींच लेता है। कुनन थक के घुटनों पे गिर जाता है, सांस फूल रही होती है और वो लड़का कहता है लगा नहीं था कि आज का आया लौंडा उसके 2 बबल्स छीन लेगा। वो एच की तरफ मुड़ के बोलता है कि मैं कुनन को अपना शिष्य बनाना चाहता हूँ, पर तुरंत ही बाकी मेजेस भी बोलने लगते हैं कि वो भी ऐसा स्टूडेंट चाहते हैं। ले भाई, एक अनार 100 बीमार। एच सबको चुप करवा देता है और बोलता है कि पहले वो देखना चाहता है कि कुनन और क्या कर सकता है, और उसे बोलता है जो दिमाग में आए वो बना के दिखाओ। कुनन बिना सोचे वाटर मैजिक से एक जंपिंग बॉल बना देता है और गुरुजी तुरंत ही उसके ऊपर कूदने लगते हैं, जैसे कि उनके अंदर का बच्चा जग गया हो। बाकी मेजेस भी लाइन लगा लेते हैं ट्राई करने के लिए, ताकि समझ सके कि ये काम कैसे करता है। एच कुनन से कहता है कि वो रात कैसल में ही रुक जाए ताकि वो और क्या कर सकता है ये भी देख सके। कुनन बोलता है कि माफ कीजिएगा पर मेरा मिरिका के साथ डिनर डेट है। तब रे पूछती है कि क्या वो एनिमल्स बना सकता है या फिर ह्यूमन। कुनन बोलता है दोनों बना सकता हूँ, और तुरंत अपनी मेड जैसी एक ह्यूमन डॉल बना देता है वाटर मैजिक से। डॉल अभी परफेक्ट नहीं होती। वो सिल्वर हेयर वाला पूछता है क्या डॉल कुछ और भी कर सकती है। कुनन उसे उड़ाने की कोशिश करता है और सबको इंटरेस्ट आने लगा था तो वो पतंगबाजी करने लगता है। इस तरह से आधा कैसल ही डर गया था और फिर दोबारा उन्हें डांट पड़ती है और सबको माफी मांगनी पड़ती है। शाम हो जाता है और एच बोलता है कि कुनन ने टेस्ट पार कर लिया है और वो खुद उसके लिए एक सॉर्सरर असाइन करेगा। कुनन बहुत खुश हो जाता है और ये बात अपने डैड को बताने जाता है। डैड ऑलरेडी गुस्सा में होता है क्योंकि उसने सिर्फ कुछ ही घंटों में उसकी 2 बार कंप्लेन सुन ली है। तू अपना मैजिक रिस्पॉन्सिबली क्यों नहीं यूज करता। फिर डैड वापस मेंशन के लिए निकल जाते हैं और कुनन को रे के साथ छोड़ गए थे। रे रियलाइज करती है कि कुनन को जल्दी ही मिरिका के पास जाना चाहिए वरना डिनर का टाइम निकल जाएगा। वो बोलती है मैजिक से जाना होगा वरना टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे। दोनों एक्सपेरिमेंट करने का डिसाइड करते हैं। कुनन एक वाटर बबल बनाता है और रे अपनी विंड मैजिक से उसे फोर्स करती है। फिर दोनों आसमानों में उड़ते हुए जल्द ही मिरिका के चैम्बर के पास पहुंच जाते हैं, पर रे ध्यान नहीं देती और मैजिक को धीरे धीरे कम करने के बजाय एकदम से बंद कर देती है, जिससे दोनों नीचे गिर जाते हैं। और तीसरी बार नाइट उन्हें पकड़ लेता है जो ऑलरेडी फुल गुस्से में होता है और फिर से उन्हें एक लंबी सी लेक्चर सुनाता है। उधर मिरिका सज धज के अपने प्रिंस चार्मिंग का इंतजार कर ही रही होती है।